हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और देखो यहाँ पर जहाँ एक तरफ ऑन पिच अल नसर की बढ़िया धुलाई हो रही है, लेकिन अगर ट्रांसफर मार्केट की अगर हम बात करें तो भैया देखो अल नसर का काफ़ी नेट पॉजिटिव या फिर आप कह सकते हो कि अच्छा ट्रांसफर मार्केट जा रहा है। लेकिन आज की अगर हम एपिसोड की बात करें तो यहाँ पर अल नसर 1-1 के स्कोर से अभी बराबरी पे चल रही है, क्योंकि जहाँ उन्होंने एक रेस वो जीतते हुए दिख रहे हैं लेकिन दूसरी रेस तो पक्का हार गए। देखो सबसे पहले अगर हारने आपका चांदनी बार में स्वागत है। अब देखो सबसे पहले उस रेस की बात करते हैं जहां पर अल नसर की जो हार है वो कंफर्म है, और वो है यहाँ पर मूसा डियाबी की। देखो डेफिनेटली यहाँ पर मूसा डियाबी के लिए रेस हुई, लेकिन सबसे पहले रेस से पहले एक स्टोरी सुनते हैं। देखो ये चाहे ऐसी अफवाह हो, लेकिन स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग थी। देखो न्यूकासल के ओनर है सऊदी और अल नसर के माई बाप भी सऊदी। ऐसे में यहाँ पर जर्मन प्लेयर अगर यहाँ पर मूसा डियाबी की बात करें तो उसके लिए यहाँ पर दो टीम्स बढ़ रही थी। एक थी यहाँ पर एस्टन विला और दूसरी थी यहाँ पर अल नसर। अब अगर इस हाइपोथेटिकल स्टोरी की बात करें तो उसने यहाँ पर ये प्रेडिक्ट किया, एक बंदा था जिसने यहाँ पर स्टोरी डाली है, उसने यहाँ पर ये बोला कि यार शायद से ना यहाँ पर न्यूकासल यूनाइटेड ने अल नसर को ये कहा था कि भाई देखो तुम ना इसके प्राइस ऊपर करो, क्योंकि यहाँ पर उनको पहले से ही पता चल गया था कि मूसा डियाबी एक्चुअली में एस्टन विला को पिक करने वाला है ओवर अल नसर एट एनी टाइम। और ये खबर उसने अपने लेवरकूजन को पहले ही बता दी थी और बहुत पहले ये डील होने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूकासल के दबाव में आके अल नसर इस रेस में एंड मोमेंट तक बनी रही, जिससे एक्चुअली में जो प्राइस है वो यहाँ पर ऊपर जा सके। क्योंकि जो वैल्यूएशन बताई गई है वो यहाँ पर 45 से 50 मिलियन में ये डील हुई है। एंड इवन इफ अगर ये झूठ है, लेकिन इंटरेस्टिंग तो है भाई, ये बड़े से अच्छा था। ऐसा होता भी है फुटबॉल में आजकल, अगर हम देखें तो चुआमेनी के केस पे भी होता है और बहुत जगह डील में होता है। खैर इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट की, तो भाई यहाँ पर ऑफकोर्स जैसे मैंने तुमको बताया कि मूसा डियाबी ने यहाँ पर एस्टन विला को पिक किया है ओवर अल नसर, और डेफिनेटली उसको यहाँ पर उनाई एमरी के प्लान्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको स्कोप दिख रहा था। एंड डेफिनेटली जो यहाँ पर उनाई एमरी ने प्रोजेक्ट रखा था वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जहाँ पर ऑफकोर्स आने वाले प्रीमियर लीग कैंपेन में एस्टन विला यहाँ पर यूरोपियन प्लेसेस के लिए फाइट करेगी और होप करेगी कि वो यहाँ पर एटलीस्ट यूरोपा लीग में तो क्वालिफाई कर सके, जो कि प्रीमियर लीग के अगर हम फाइट के हिसाब से बात करें तो बहुत बड़ी चीज होती है। इसी के साथ ही आप बात करते हैं अब थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, क्योंकि भाई यूनाइटेड ने कंफर्म कर दिया है कि भाई ब्रूनो फर्नांडिस जिसने बहुत इंस्टेंस पे यहाँ पर कैप्टन आर्मबैंड को पहना है, वो अब परमानेंट बेसिस पे यहाँ पर कैप्टन आर्मबैंड पहनने वाला है। देखो अगर मैग्वायर के हाथ से कैप्टन आर्मबैंड हटता और यहाँ पर डेविड de Gea होता तो डेफिनेटली यहाँ पर de Gea को वो कैप्टन आर्मबैंड दिया था, लेकिन अब क्योंकि वो भी निकल चुका है तो यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस ही परमानेंट कैप्टन है। काफ़ी सारे लोग कुछ और नाम बताए थे, लेकिन आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस एब्सोल्युटली अमेजिंग है। 2020 के बाद से जिस तरीके से उसने कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक लीडर के तौर पे दिखाया है, अपने आप को एंटी ग्लेजर्स होते हुए, लाइक ऑफ कोर्स खुल के तो नहीं हो सकता, लेकिन एंटी ग्लेजर्स होते हुए हमेशा यूनाइटेड की वो जर्सी को लेके हमेशा उसने वो प्राइड दिखाई है, वो कभी भी अननोटिस नहीं गई है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर डेफिनेटली जो राइवल प्लेयर्स जो फैंस होते हैं राइवल क्लब से, वो कहते हैं कि यार ये तो डाइविंग करता है, चिल्लाता रहता है, भौंकता रहता है। सी दिस इज द पार्ट ऑफ एवरी फुटबॉल। हर फुटबॉलर इस स्टेज से जाता ही है और उसको कभी ना कभी करना पड़ता है। कभी वो टॉटनम की वो याद है ना डॉक्यूमेंट्री जहां पर जोसे मोरिन्यो ने कहा था यू हैव टू बी बैड बॉय, आपको बैड बॉय होना ही पड़ता है। फुटबॉल पिच पे बहुत अच्छा बन के आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। एंड ब्रूनो फर्नांडिस डिस्पाइट उसके, अगर मैं लीडरशिप क्वालिटीज की बात करूं या फिर एक किसी टीम को लीड करने की बात भी करूं, उसके अलावा भी अगर आप प्रोडक्टिविटी की बात करोगे, लगभग 180 गेम्स में उसने यहाँ पर 50-60 गोल मारे हैं और उससे ज्यादा ही यहाँ पर 10-12 असिस्ट करे, तो ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। एंड मैं तो भाई देखो बहुत यहाँ पर बुलिश हूँ इस चीज़ को लेकर कि डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम ब्रूनो फर्नांडिस की बात करें तो वो यहाँ पर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफ़ी अच्छे से निभाएगा। दो चीज़ हो चुके हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और दोनों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, मतलब इनडायरेक्टली। सबसे पहले विनीसियस को यहाँ पर नंबर 7 की जर्सी मिल गई और यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस को कैप्टन आर्मबैंड मिल गया। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर लोग करते ही हैं कंपेयर, डिस्पाइट कि आई थिंक यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड का कैप्टन नहीं बना है। सी वन ऑफ द लेजेंड, बट कैप्टन कभी नहीं बना। खैर इसी के साथ यार बात करें अब थोड़ी सी अगली अपडेट की, जो कि काफ़ी बड़ी अपडेट है और वो है नेमार की। तो हाल ही में एक इंटरव्यू यहाँ पर पब्लिश किया गया जो कि 23 जून को रिकॉर्ड किया गया था, और यहाँ पर उस इंटरव्यू में नेमार ने साफ साफ कह दिया कि भैया मैं तो पेरिस सैन जर्मैन में रुकने वाला हूँ और इस चीज़ में कोई भी चेंज नहीं है। अगर क्या ये इतना ही सीधा है, क्या ये इतना ही सिंपल है, क्या एक्चुअली में आज के इस एपिसोड में हम इस लाइन को बोल के ही ये इस स्टोरी को खत्म कर दें? देखो यहाँ पर तुमको पता है कि मैं कहानी कम बनाता हूँ, लेकिन अगर आज मैं दो चीज़ें, ऑफ कोर्स ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि यहाँ पर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। देखो दो चीज़ें मैंने उस पूरे इंटरव्यू को जब पढ़ा
दो चीजें मैंने यहां पर समझी। देखो पहला तो उसने खुद ही ये कहा कि देखो मैं यहां पर एज ऑफ नाउ पीएसजी में रुकने वाला हूं और मुझे यहां पर अभी तक किसी ने भी कुछ भी नहीं बताया है, इसलिए मैं यहां पर रुकने वाला हूं एज ऑफ नाउ। अगर आप मान के चल सकते हो कि अगर आने वाले टाइम में पेरिस सेंट जर्मेन में पीएसजी उसको कह देती है, जो कि मेरे को लगता है नहीं कहेगी, तो यहां पर सिस्टम है। दूसरी चीज वो अपने इसी मैसेज में ये भी मेंशन कर देता है कि मेरा यहां पर कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि आप ये मान के चल सकते हो कि नेमार का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखता है। समझ रहे हो, एक ऐसा बंदा जो कि हफ्ते का 1.1 मिलियन यूरोस कमा रहा है आफ्टर बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स भी लगभग आई थिंक 700 के कमा ही रहा है वो, मतलब सऊदी से भी ज्यादा पैसा खींच रहा है वो। तो भाई उसको क्या जरूरत है अपने आप को प्रॉब्लम डालने, उसको क्या जरूरत है सरदर्द लेने की। दूसरा स्टेटमेंट है जो काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंटरव्यू बोलेगा। उसने बोला कि देखो मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ विद और विदाउट लव। उसने ये चीज कहा है कि देखो यार मेरे को इस चीज से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है कि यहाँ पर जो प्लेयर और फैंस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो खराब है कि अच्छा है। अगर इवन इफ खराब है, अगर प्यार नहीं है, तो मैं तो फिर भी रुकने वाला हूँ क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर और मेरे को यहाँ पर आके किसी ने कुछ नहीं कहा है। दैट इज इंटरेस्टिंग और ये अपने आप में काफी सारी थ्योरीज और काफी सारी पॉसिबिलिटीज को ओपन करता है। डू लेट मी नो कि आप भी मैं कुछ सोचते हो कि दाल में कुछ काला है या नहीं है। खैर इसी के साथ बात करें अपनी अगली अपडेट की, तो आती है यहाँ पर इंटर मियामी से। तो जहाँ इंटर मियामी ने अपनी तीसरी साइनिंग, आप कह सकते हो बड़ी साइनिंग, लियोनेल मेसी और सर्जियो बुस्केट्स के बाद जॉर्डी अल्बा को भी इन्होंने यहाँ पर अनाउंस कर दिया है। इसी के साथ यहाँ पर एक खतरा मंडरा रहा है कि भाई शायद से लुइस सुआरेज वाली जो डील है वो तो टूट जाएगी। देखो पर्टिकुलरली यहाँ पर एक और बारसा का आप कह सकते हो कि यहाँ पर वो अपने आप में 5 लपाटे बनाने के चक्कर में है, लेकिन इनिएस्टा की जहाँ डील अब बहुत बुलिश लग रही है कि भाई ये तो हो ही जाएगी, वहाँ लुइस सुआरेज की डील में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और वो इसलिए हो रही है क्योंकि जहाँ मैंने तुमको पिछले एपिसोड में ये बताया था कि लुइस सुआरेज के लिए अभी यहाँ पर इंजरी एक कंसर्न है कि भाई वो थोड़े उसके घुटने में थोड़ी दिक्कत है और वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है और वो स्पेन में से खेल रहा है, स्पेन से होते हुए खेल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक अपडेट आई है और वो ये है कि अगर ग्रेमियो की बात करें तो उनके लिए ब्राजीलियन कप कंपटीशन एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। ऐसे में अगर यहाँ पर लुइस सुआरेज की बात करें जिसके साथ जगुला के 6-7 गोल मारे और इतनी असिस्ट करे, वो एक बहुत बड़ा की प्लेयर है उनके लिए इस परसुएशन और इस जर्नी में। ऐसे में यहाँ पर वो देखो ऐसे नेगोशिएट करने के मूड में है नहीं ग्रेमियो, और वो कहते हैं कि अगर इतना ही लग रहा है तो 70 मिलियन यहाँ पर टर्मिनेशन क्लॉज है वो पे कर दो और ले जाओ। और 70 मिलियन इंटर मियामी दे ही नहीं सकती क्योंकि इंटर मियामी ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम में है, क्योंकि एमएलएस के जो रूल्स है ना वो इतने ज्यादा रियायत देते नहीं है। लेकिन क्योंकि लियोनेल मेसी की वजह से यहाँ पर अब जब उन्हें लग रहा है कि यार धक्का मिला ही है तो मोटा पतला क्या देखना, तो यहाँ पर इंटर मियामी हर चीज कोशिश करने की कर रही है। और ऐसे में एमएलएस को पता है कि यार इनका भला होगा तो हमारा ही भला हो जाएगा। लेकिन लुइस सुआरेज को लेके यहाँ पर हार्ड बॉल खेला जा रहा है और आप कह सकते हो कि पर्टिकुलरली जो रिलीज क्लॉज वाला ना, इसको तो आप हटा ही दो कि ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 70 मिलियन ना इंटर मियामी के पास है और ना ही वो पे करने के मूड में है। जब उनको यहाँ पर देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर लुइस सुआरेज की डील नहीं होगी, इनिएस्टा की डील हो जाएगी और इनिएस्टा, जॉर्डी अल्बा, सर्जियो बुस्केट्स, लियोनेल मेसी, ये 4 यहाँ पर क्वाड्रपल पूरा हो जाएगा इनका। खैर इसी के साथ बात करते हैं अब यहाँ पर एल कैपिटानो की। सर्जियो रैमोस जो कि हाल ही में जब पीएसजी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ उसके बाद से फ्री एजेंट है, ये बताया गया है मुंडो डेपोर्टिवो की तरफ से कि भाई यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें अगर यहाँ पर बात करें, हाल ही में मुंडो डेपोर्टिवो ने यह बोला है कि भैया फर्नाबाशे का यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आया था जिसको सर्जियो रैमोस ने फ्लेमेंगो का एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आया था जिसको सर्जियो रैमोस ने यहाँ पर ठुकरा दिया। लेकिन काफी रिपोर्ट्स के हिसाब से भैया जुलाई के लास्ट वीक तक हमको सर्जियो रैमोस का नेक्स्ट क्लब हमको मिलने वाला है कि भैया वो कौन से क्लब से खेलने वाला है, जहां पर अभी 2 पर्टिकुलरली यहाँ पर लीड कर रहे हैं। पहला है यहाँ पर इंटर मियामी और दूसरा यहाँ पर सऊदी। देखो सऊदी में आप कह सकते हो कि अल नसर ने थोड़ी सी यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम बात करें इंटर मियामी की या फिर एमएलएस की, तो वहां पर इंटर मियामी का भी अच्छा खासा चांस है बिकॉज ऑफ दिस मेसी रिलेशनशिप। इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर सादियो माने की, क्योंकि अल नसर जहां एक रेस हार गई है वहीं वो दूसरी रेस यहाँ पर थोड़ी सी जीतती हुई दिखती है, क्योंकि हाल ही में बताया गया है कि भैया जो यहाँ पर एजेंसी सादियो माने को रिप्रेजेंट करती है वो यहाँ पर अल नसर के स्पोर्टिंग डायरेक्टर से मिले हैं और उन्होंने यहाँ पर एक डील को फाइनलाइज करने की बात की। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमको समझने पड़ेंगे। पहली बात, डील कंप्लीट नहीं हुई है। दूसरी बात, अल नसर का कोई ऑफर भी नहीं आया है। तीसरी बात, यहाँ पर बायर्न में कोई खास प्लान है नहीं सादियो माने को लेके। चौथी चीज, टुकल का मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें उसने ये कहा कि सादियो माने के जो एक्सपेक्टेशन थे वो उस पर खरा नहीं उतरा। ऐसे में यहाँ पर उसको पता है कि जो स्ट्राइकर पोजीशन के लिए कंपटीशन है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा है और उसको ये बात पता है, मैंने भी उसे बता दिया है, तो उसको समझना पड़ेगा। पर्टिकुलरली आप यहाँ पर
प्री सीजन से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने स्टार प्लेयर, बिकॉज सादियो माने इज अ स्टार प्लेयर, उसके रिगार्डिंग ऐसा स्टेटमेंट देते हो। ये बताता है कि पहली चीज आप एग्रेसिव हो, दूसरी चीज कि आपके पास कोई खास प्लान है नहीं सादियो माने को लेके, पांचवी चीज ये है कि सादियो माने 35 मिलियन में लिवरपूल से यहाँ आया था, तो अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट में तो है, तो यहाँ पर अल नसर को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो कि सादियो माने को लेकर कोई खास प्लान है नहीं और अच्छा खासा पैसा कमाता है, 400,000 की रेंज में उसको पैसा मिलता है पर वीक। तो डेफिनेटली यहाँ पर बायर्न म्यूनिख कर देगी यहाँ पर, डेफिनेटली वो यहाँ पर, और पर्टिकुलरली हैरी केन भी आ रहा है तो वो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। एंड सादियो माने टू अल नसर, इट्स वेरी वेरी गुड। वैसे बता दूं मैं, सऊदी लीग का एक और क्लब है जो कि अल हाली, वो भी सादियो माने में काफी इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी रेस में अल नसर ने बढ़त बना रखी है और आने वाले टाइम में हम ये रेस को कंक्लूड होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि मूसा डियाबी के बाद और विल्फ्रीड ज़ाहा के बाद सादियो माने पे अल नसर नहीं फेल होगी, होनी भी नहीं चाहिए।